वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट पे 2 लेक्चर आप लोगों को दे चुका हूं और मैं उसमें बता चुका हूं अपने पहले लेक्चर में कि एक्चुअल में मैटर्स क्या होते थे, वहां से आपके एटम्स कैसे बने, डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल आया था वो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल किस चीज के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद हमने बात किया कि रिलेटिव जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का, यदि हमको मास फाइंड आउट करना हो तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर रहे थे। उस चीज को हमने कैसे फाइंड आउट किया था, रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर मैंने बताया था कि जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों, उसको जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उसको हम बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू, जिसको शॉर्ट में इस समय कहते हैं हम लोग यूनिफाइड मास या यू से। उसको पहले के समय में डाल्टन के नाम से, डीए के नाम से भी जाना जाता था, जो आपके एटॉमिक मास की यूनिट थी बेसिकली। मैंने ये भी बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, और जो एटॉमिक मास होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनकी यूनिट में केवल डिफरेंस होता है। उसके बाद मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, मोल एक्चुअल में क्या होते हैं, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सैंपल, कि किसी गिवन सैंपल का हमको यदि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे। उसमें मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई हुई थी और फार्मूले भी बताए थे। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था दोस्तों फाइंड आउट करने के लिए, याद हुआ आपको तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू जो आपका मास था वो गिवन वाला मास, और मैंने बताया था आपसे कि यहां पे आपका होगा एटॉमिक मास या आपका होगा मॉलिक्यूलर मास, यदि मॉलिक्यूल्स आपका हो, ये होंगे आपके ग्राम में, और ये भी दोस्तों एक्चुअल में होगा ग्राम। अब देखिए जब एटॉमिक मास को और मॉलिक्यूलर मास को दोस्तों हम लोग ग्राम में ले लेते हैं तो एक्चुअल में हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे पहले ही बता चुका हूं कि एक्चुअल में एटॉमिक मास क्या होता है। तो मैंने बताया था कि किसी भी एटम का मास एएमयू में वो होता है आपका एटॉमिक मास, लेकिन यदि यहाँ पे ग्राम में एटॉमिक मास को ले लिया गया तो हमारा हो जाएगा दोस्तों ग्राम एटॉमिक मास, और यदि वो मॉलिक्यूल है तो वो हो जाएगा उसका ग्राम में मास जो होगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला था छोटा सा, जिसके बेस पे हमने फाइंड आउट करा था कि नंबर ऑफ मोल्स हमको फाइंड आउट करने हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ था कि 1 मोल जो होता है आपका दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका होगा मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। ये क्या होगा दोस्तों आपका मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम का मास, या आप यदि यहां से डायरेक्ट आप फाइंड आउट करना चाहिए तो 1 मोल एक्चुअल में आपका आ रहा था। यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करके दोस्तों मैंने 1 मोल की जो वैल्यू बताई थी कि एक्चुअल में 1 मोल में कितना अमाउंट ऑफ जो आपके यूनिट्स में ले रहा था, एटम होंगे या आपके मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, तो वो आपका आ रहा था Na के इक्वल्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, और वो एक्चुअल में हमारा था 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आप यहाँ पे इसको एटम्स ले सकते हैं, आयंस ले सकते हैं, या फिर कोई भी फंडामेंटल यूनिट जो मैंने आपको बताई थी कि वो मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है या आयन हो सकता है। तो मैंने इसके बारे में भी दोस्तों आप लोगों से क्या कर ली हुई थी, बात कर लिया था। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली ये होती है कि यदि मैं आपसे कहने की कोशिश करूं कि जो आपका 6.023 है, एक्चुअल में जो आपका 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, जब हम कार्बन के रिस्पेक्ट में मोल को डिफाइन कर रहे थे तो वहीं पे एक्चुअल में यदि हम देखने की कोशिश करें तो ये जो वैल्यू आपकी होगी ये 1 अपान, यदि इसको मैं कर दूं 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24, तो ये दोनों वैल्यूज एक्चुअल में हमारी क्या होती है दोस्तों, इक्वल होती है। ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। अब एक चीज मैं आपको यदि यहाँ पे बताने की कोशिश करूं, यदि मैं इसको कह दूं कि ये आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर है दोस्तों, ये क्या है आपका Na है, और यदि 1 अपान, यदि इसको आप लोग देखने की कोशिश करें तो ये एक्चुअल में जो वैल्यू होती है, इसको यदि मैं दोनों तरफ ग्राम कर दूं, ये भी आपका ग्राम में हो जाए दोस्तों और ये भी आपका ग्राम में हो जाए, तो एक्चुअल में ग्राम में वैल्यू आपकी होती है 1 AMU के इक्वल। इसका मतलब कि ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। यदि इससे आप 1 में डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में यही आपको Na की वैल्यू ही मिलती है। इसका मतलब कि Na और AMU में हमको रिलेशन पता चल गया। यहां से आप इसको बोल सकते हैं कि AMU इज इक्वल टू 1 अपान Na। ये मैग्नीट्यूड वाइज आपका है।
कि मैग्नीट्यूड वाइज जो एटॉमिक मास यूनिट होती है आपकी और जो आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप लोग कतई स्किप नहीं कर सकते हो। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने तो प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा हुआ था। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। सपोज दैट इफ आई वांट टू फाइंड आउट, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 73 ग्राम moles, find out the number of moles of HCl in 73 ग्राम सैंपल। आपको 73 ग्राम सैंपल में फाइंड आउट करना है HCl के मोल्स, एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन 73 ग्राम सैंपल। कि एक सैंपल ले लिया गया है और जिस सैंपल का मास हमको क्या कर दिया गया, HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सैंपल है, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सैंपल का जो मास है एक्चुअल में वो कितना है आपका 73 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स। तो यदि आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारे पास फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो चूंकि HCl आपका एक मॉलिक्यूल है तो यहां पे आपका होगा मॉलिक्यूलर मास वो भी होगा आपका ग्राम में। यदि आप यहाँ पे देखें तो आपको मिलेगा कि 73 चूंकि आपका दिया हुआ है, और यदि HCl का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना चाहे तो जो हाइड्रोजन होगा उसका एक एटम का मास होगा आपका 1 ग्राम के इक्वल, और ये आपका जो क्लोरीन होगा उसका होगा 35.5। तो एक्चुअल में हो जाएगा 73 अपॉन 36 पॉइंट, ये हो जाएगा 5, और यदि इन दोनों को आप देखें तो एक्चुअल में आएगा 2। इसका मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स दोस्तों हमारे आए वो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ चुके हैं आपके 2 आ चुके हैं। तो ये था हमारी छोटी सी कैलकुलेशन और ये थे हमारे रिलेशंस कि यदि हमको कोई सैंपल दिया हो, एटम का सैंपल दिया हो या मॉलिक्यूल्स का सैंपल दिया हो, उस सैंपल में उसका मास दिया गया हो और आपसे पूछे कि यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, देन हाउ कुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास ये फार्मूला होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास जो कि गिवन होगा आपका ग्राम में अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में। ग्राम में एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या आपका मॉलिक्यूलर मास। तो ये चीज आपके पास 3 चीजों को आपने फाइंड आउट करा। अब कुछ टर्म्स हमारे पास है दोस्तों, बेसिक टर्म्स, जिनको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उन टर्म्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे कि वो टर्म्स एक्चुअल में हमारे कैसे हैं और उनका कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन है। अक्सर हम उन टर्म्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हम लोगों को हो जाता है। तो जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं आपको एटॉमिक मास के बारे में पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि एटॉमिक मास क्या होता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि एटॉमिक मास, आपको एटॉमिक मास के बारे में पता होगा। फिर मैं आपसे कहूं कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। फिर आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि ग्राम एटॉमिक मास, और फिर मैं आपसे यहां बात करना चाह रहा हूं ग्राम एटॉमिक वेट। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स है। इन चारों पॉइंट्स में हमको डिफरेंस देखना है कि एक्चुअल में डिफरेंस होता है कि सिमिलर होते हैं। तो यदि एटॉमिक मास के बारे में बात किया जाए तो मैं पहली बार बता चुका हूं आपसे कि मास ऑफ 1 एटम इन AMU, यदि AMU में हम ले रहे हैं उस मास को तो बोलेंगे कि हमारा क्या होगा, ये एटॉमिक मास होगा। दूसरी चीज कि ये आपका होगा कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एटम ऑफ एलिमेंट, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एटम ऑफ एलिमेंट। ये आपका कांस्टेंट होगा दोस्तों। जो आपका एटॉमिक मास होता है वो आपका कांस्टेंट होता है और डिपेंड नहीं करेगा कि सैंपल आपने कहां से लिया है और क्या है। तो इसका मतलब कि जो AMU में हमारा मास हुआ एक एटम का, वो हो गया हमारा एटॉमिक मास, पहले ही बता चुके हैं। और ये कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के लिए, ये आपका क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है।
लेकिन यदि एटॉमिक वेट के बारे में बात किया जाए तो ये भी होता है दोस्तों आपका, ये वेटेड, इसमें होगा आपका वेटेड एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ इट्स ऑल आइसोटोप्स। कि सपोज दैट आइसोटोप्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कार्बन के बारे में मैं बात करूं तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक C12 होता है, C13 होता है और एक होता है C14। तो यदि एटॉमिक वेट के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों जो भी उसके आइसोटोप्स होंगे उन सब के एटॉमिक मासेस का हमको एक एवरेज, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा, और वो जो एवरेज हमारा होगा एक्चुअल में वो क्या होगा दोस्तों, हमारा एटॉमिक वेट होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यदि वो आपका जो आइसोटोप्स हैं उनका हमको वेटेड एवरेज लेना पड़ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू आपकी कैसी वैल्यू हुई, एक कांस्टेंट नहीं होगी, ये चेंजेबल वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी दोस्तों आपकी, ये एक वैल्यू चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि जो सैंपल आपने लिया हुआ है, सपोज दैट कार्बन का लिया हुआ है, तो उस सैंपल में किसी ने कह दिया कि जो आपका C12 होगा वो 14% होगा, या कोई कह दिया 40%, किसी ने कहा कि नहीं हमने वो सैंपल लिया उसमें आपका 50% है। इसका मतलब कि परसेंटेज वगैरह जैसे जैसे आप आइसोटोप्स के चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका जो वेटेड एवरेज आने वाला है दोस्तों, क्या आने वाला है, चेंज होगा। और चेंज होगा तो इसका मतलब कि एटॉमिक वेट दोस्तों क्या होता है, आपका चेंज होता रहता है। तो ये हो गया एक्चुअल में आपका एटॉमिक वेट। अब आपको एक बात बता दें कि जो एटॉमिक मास होता है वो भी AMU में मेजर किया जाता है, और जो आपका एटॉमिक वेट होता है दोस्तों, एक खुशी की बात यह है कि इसको भी हम क्या करते हैं, AMU में ही इसका भी मेजरमेंट करते हैं, कि ये भी आपका AMU में मेजर किया जाता है, और एटॉमिक मास भी दोस्तों क्या किया जाता है, AMU में। तो सिमिलरिटीज आपने देखी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों का मेजरमेंट AMU में होता है। ये मास ऑफ वन एटम होता है AMU में, ये भी किसी एलिमेंट के एक एटम का मास होता है AMU में, लेकिन वो जो एटम आपका होगा सभी आइसोटोप्स का जो वेटेड एवरेज होगा वो उस चीज को हमको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वो हमारा हो जाएगा क्या चीज, ये एटॉमिक वेट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरी चीज की, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है लेकिन ये आपकी चेंजेबल वैल्यू होती है, चेंज होती रहती है कि आपका आइसोटोप जिस तरीके से मिलेगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर हो सकती है उस केस में कि जब कोई सा भी यदि एलिमेंट है और उस एलिमेंट का एक ही आइसोटोप, एक आइसोटोप का मतलब कि वो केवल और केवल अपने एक ही फॉर्म में विद्यमान हो, केवल उसका एक ही फॉर्म हो, तो उसका आइसोटोप होगा नहीं, उसका वेटेड एवरेज मिलेंगे तो वो भी क्या आएगा, उसका अपना एटॉमिक मास वाला ही आने वाला है। दोनों को AMU में ही आप मेजर कर रहे हो, इसका मतलब कि दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। इसका मतलब कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट आपके सेम तब होंगे जब कोई भी एलिमेंट जो अपने केवल एक आइसोटोप के फॉर्म में पाया जाए, मतलब उसका एक ही आइसोटोप हो, केवल एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करे। अब ग्राम एटॉमिक मास सीधे अपने इस जो नेम है, नेम से अपने इस मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। ये हो गया आपका मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, कि एक एटम का जो दोस्तों आपका ग्राम में मास होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। और ऐसे ही यदि आप एटॉमिक वेट के बारे में बात करना चाहें तो ये हो जाएगा वेट ऑफ वन मोल एटम। ये एक्चुअल में जो होगा आपका, ये वन मोल एटम जो होंगे, ये वन मोल एटम का जो मास होगा, वेट ऑफ वन मोल एटम इन ग्राम, इसको भी आप लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन मोल एटम, ये भी वही होगा आपका कि मास ऑफ वन मोल एटम इन ग्राम, ये होगा आपका मास ऑफ वन मोल एटम इन ग्राम। तो एक मोल एटम का जो मास होगा ग्राम में वो होगा इसका एटॉमिक मास, या इसी को हम बोल सकते हैं कि जो आपका वेट होगा एक मोल का ग्राम में वो एक्चुअल में होगा आपका ग्राम एटॉमिक वेट।
वेट ऑफ 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल के बारे में बात किया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि 1 मोल का यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, किस चीज के लिए? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए बात किया गया है, तो यहाँ पे 1 मोल की बात आ गई कि जो 1 मोल होगा आपका, उसका जो आपका ग्राम में मास होगा, उसी को दोस्तों आप लोग क्या बोलने वाले हो? ग्राम एटॉमिक वेट बोलने वाले हो। अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इस चीज को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सपोज दैट, चलिए मैं कहूं कि ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ C12 आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल कार्बन का जो वेट होगा आपका, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा वेट ऑफ 1 मोल C12। तो 1 मोल में आपको पता होना चाहिए कि कितने इसके होंगे, Na के इक्वल होते हैं। क्या चीज? इसके एटम्स। अब एक एटम का जो दोस्तों आपका मास होगा, एक एटम में आपके 12 न्यूक्लियॉन्स होंगे, और एक न्यूक्लियॉन ये 12, ये तो हो गया दोस्तों एक्चुअल में आपका AMU। ये किसमें हो गया आपका? AMU में। अब यदि ये AMU में आपका हुआ है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं किस चीज में, इसको ग्राम में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा Na और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको AMU। अभी दोनों में रिलेशन बताया हूं कि Na और AMU मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब Na आपका 1/AMU के इक्वल होता है ग्राम में। इसका मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि 1/AMU। ये तो एक्चुअल में आपका किस में आएगा दोस्तों? आपका ग्राम में आने वाला है। तो अब ये AMU से ये AMU आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि इसको आपने रिप्लेस कर दिया इससे, और आपकी जो वैल्यू आ गई वो एक्चुअल में कितनी आ गई दोस्तों? आपकी 12 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि जो ग्राम एटॉमिक वेट आया कार्बन 12 का, वो 12 ग्राम ही आया। और हम रिलेटिव एटॉमिक मास को भी देखे थे कि कार्बन 12 का जो रिलेटिव एटॉमिक मास था वो भी 12 ही आया था। इसका मतलब क्या है दोस्तों आपका कि यहाँ पे हम इस चीज को कह सकते हैं कि जो भी आपका 1 मोल का वेट होगा ग्राम में किसी भी एटम का, वो होगा उसका ग्राम एटॉमिक वेट। तो इन तीनों चारों पॉइंट्स में हमने देख लिया कि हमको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इन सारी चीजों को हम क्या किए हैं दोस्तों? यहाँ पे देखे हुए हैं। अब मैं आपसे आगे इसमें बात करूंगा कि जो आपके गैसें होती हैं, एक्चुअल में गैसों के सैंपल का वॉल्यूम आपको दिया होता है कि चलो आपको एक सैंपल दे दिया गया, कहा दिया गया कि उस गैसों के सैंपल में इतना आपका गैसों का वॉल्यूम है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्चुअल में उनके सैंपल के वॉल्यूम से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? तो मैं यहां पे बात करूंगा आपसे मोल्स ऑफ गैसियस सैंपल। गैसियस सैंपल का आप मोल कैसे फाइंड आउट करोगे कि सपोज दैट कोई आपको कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर में आपसे कह दिया कि आपकी गैसें इसमें भरी हुई है, इसका कोई अपना प्रेशर होगा, गिवन होगा, एक टेम्परेचर भी गिवन होगा दोस्तों, और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? आपको गिवन होगा। और पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ मोल्स, कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आप कैसे इन चीजों को फाइंड आउट कर पाओगे? तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो सबको पता होगा, PV इज इक्वल्स टू nRT। ये P हो गया दोस्तों आपका प्रेशर, इसको हम कोशिश करते हैं हमेशा ATM में लेने की। ये जो हो गया आपका वॉल्यूम हो गया, इसको कोशिश करते हैं हमेशा लीटर में लेने की। ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। ये R जो हो गया आपका टेम्परेचर, हमेशा कोशिश करते हैं इसको केल्विन में लेने की। और दोस्तों जो R आपका हो गया वो हो गया आपका गैस कांस्टेंट। अब देखिए एक खास बात कि यदि प्रेशर को आप ATM में रख रहे हो, वॉल्यूम को आप लीटर में रख रहे हो, और टेम्परेचर को आप किस में रख रहे हो? केल्विन में रख रहे हो। इस बात का ध्यान देंगे आप लोग
कि प्रेशर को आपको रखना है एटीएम में, वॉल्यूम को जो आप है लीटर में, और टेम्परेचर को केल्विन में। उस समय दोस्तों जो आर की वैल्यू होती है वो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये आपकी वैल्यू होती है। इसको सिमिलरली हम बोल देते हैं याद करने के दृष्टिकोण से 1/12 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है गैस कांस्टेंट की। कब? जब आपका प्रेशर एटीएम में दिया हो, वॉल्यूम लीटर में दिया हो, टेम्परेचर आपका केल्विन में दिया हो। तो यदि गैसों के सैंपल का आपको प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप इजीली दोस्तों आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। तो यहां से आपका जो नंबर ऑफ मोल होगा एक्चुअल में वो निकल के आ जाएगा N = PV/RT। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को इन गिवन यूनिट्स में रखेंगे और R की वैल्यू ये आपको गिवन होती है, तो आपको एक्चुअल में क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में विचार रहा हूं कि बता दूं कि एक्चुअल में यूनिट कन्वर्जन आपका कैसे होता है। तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में आइए दोस्तों हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इनका यूनिट कन्वर्जन कैसे हो सकता है। तो जो प्रेशर होता है और वॉल्यूम, अक्सर इन्हीं के यूनिट कन्वर्जन में बच्चों को दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत नहीं होगी, 3, 4, 5 हमारे पास यूनिट्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आपका प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो यूनिट्स यूज होती हैं वो 4-5 तो यूनिट्स आपके पास यूज होती हैं। पहला मैं आपको बता दूं कि प्रेशर के लिए आपका यूज किया जाता है टॉर्क का, या यूज किया जाता है मिलीमीटर एचजी, या आपका होता है यहाँ पे एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसी के साथ यूज किया जाता है दोस्तों बार का, या फिर एक और यूनिट आपकी होती है यदि आप लोगों को याद हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये 3, 4, 5 यूनिट्स आपकी होती है जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इनका इंटर कन्वर्जन यदि देखना चाहें तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टार और मिलीमीटर, ये एचजी है आपका, mmHg, ये दोनों क्या होते हैं, सेम। ठीक वैसे ही एटीएम और जो बार होते हैं ये भी आपके लगभग क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं। और ये आपका क्या होता है, बिल्कुल अलग, डिफरेंट होता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि टार में प्रेशर दिया है तो वही मिलीमीटर एचजी में हो गया, यदि एटीएम में है तो वही बार में हो गया, बार में है तो वही एटीएम में हो गया, और यदि न्यूटन पर mm स्क्वायर में या पास्कल में दिया हुआ है तो वो तो उसकी वैल्यू रहेगी। अब यदि मैं यहाँ से वैल्यूज को थोड़ा देखूं कि कैसे इनको कन्वर्ट करना होता है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 1 एटीएम जो होता है आपका 1 × 10⁻, आपका 1 × 10⁵ पास्कल, या इसको बोल सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर दोस्तों इसी को आप बोल सकते हैं कि 760 मिलीमीटर एचजी, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या चीज, टॉर्क। या फिर आप यहां से इसको देखने की कोशिश करें तो आप इसको बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर एचजी, और इसी को आप बोल सकते हैं दोस्तों लगभग 1 बार। ये एक्चुअल में आपका 1 बार के तो इक्वल नहीं होता है, 1.032 बार आपका होता है, लेकिन हम इसको लगभग क्या मान लेते हैं, 1 बार के इक्वल। तो एक एटीएम को आपने देख लिया कितने पास्कल है, कितने मिलीमीटर एचजी या कितने टॉर हो गए, या सेंटीमीटर एचजी आपका हो गया, या कितने आपका क्या हो गया दोस्तों, बार हो गया। तो ये प्रेशर का कन्वर्जन था। प्रेशर के कन्वर्जन को आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम का कन्वर्जन, की एक्चुअल में आपके वॉल्यूम का कन्वर्जन यहाँ पे किस तरीके से दोस्तों होता है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं वॉल्यूम का कन्वर्जन, कि यहाँ पे एक्चुअल में आपके वॉल्यूम का कन्वर्जन कैसे हो रहा है। तो आइए अब हम यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम का कन्वर्जन। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वॉल्यूम। और वॉल्यूम के कन्वर्जन के लिए हम देखते हैं, यहां से वॉल्यूम के कन्वर्जन को देखने की कोशिश करूं तो वॉल्यूम आपका एक होता है डेसीमीटर क्यूब, इसको हम बोल सकते हैं
डेसीमीटर क्यूब, दूसरा होता है लीटर। अब आपको वॉल्यूम के बारे में यदि बात की जाए तो एक होता है दोस्तों आपका ml, या होता है आपका सेंटीमीटर क्यूब, और एक दोस्तों होता है आपका मीटर क्यूब। तो आपने इन चीजों को यहाँ पे देखा कि 3 4 5 यूनिट्स हमको दे सकता है, डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है वॉल्यूम को, या लीटर में दे सकता है, या सेंटीमीटर क्यूब में दे सकता है, ml में दे सकता है, या आपको मीटर क्यूब में दे सकता है। तो इनका इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाए, तो फिर से वही आपको फंडा फिर से बता दूं कि डेसीमीटर क्यूब या लीटर जो होते हैं आपके दोस्तों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ml या सेंटीमीटर क्यूब भी दोस्तों क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। और ये जो है आपका मीटर क्यूब, ये तो आपका अलग से है ही। तो डेसीमीटर क्यूब बोलिए या लीटर बोलिए, उनकी बात क्या हो गई दोस्तों, आपकी सेम हो गई। अब चलिए हम इनका कन्वर्जन यदि देखें तो ये एक्चुअल में आपका हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू आपका 1000 ml, या हो गया दोस्तों ये आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज को क्या किया दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। या हम बोल सकते हैं आपका एक अगला होगा 1 मीटर क्यूब, जो होगा आपका वो होगा दोस्तों आपका 1000 लीटर, या इसी को बोल सकते हैं 1000 डेसीमीटर क्यूब। इसको याद रखने का एक तरीका हमारे पास हो सकता है, इजी है वैसे, लेकिन यदि आप याद रखना चाहें तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो। तो देखिए यहां से जब आप यहां पे आएंगे तो लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में, या डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में, या लीटर से ml में, या डेसीमीटर क्यूब से ml में, तो आप केवल इन यूनिट्स में 1000 का क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि मीटर क्यूब से भी इसमें आप आ रहे हो तब भी क्या कर दोगे कि इनकी यूनिट के सामने 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी आपको क्या हो जाएगा, यूनिट का कन्वर्जन मिल जाएगा। तो ये आपके पास एक सिंपल सा फंडा हुआ इन चीजों को क्या करने का दोस्तों, याद करने का, तैयार करने का। तो यूनिट कन्वर्जन था, यूनिट कन्वर्जन को हमने देख लिया, हमारे पास कहीं भी दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों हम लोग एग्जैक्ट आपका एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की। यदि टेम्परेचर और प्रेशर हमको गिवन है तो ठीक है। क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है कि चलो ये आपका एक सैंपल हो गया, सैंपल का सपोज मैं आपसे कह दूं कि ये आपका एक सैंपल हो गया। इस सैंपल में कह दे आपसे कि गैसें भरी हुई हैं, इसका प्रेशर दोस्तों जो है आपका 5 atm है, वॉल्यूम इसका जो है वो 10 लीटर है, और वॉल्यूम दे दिया है, टेम्परेचर को कह दिया है आपका कि 360 केल्विन है। तो फाइंड आउट कीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। तब तो आप फाइंड आउट करोगे यहां से कि नंबर ऑफ मोल्स को आपने डायरेक्ट बता दिया कि N इज इक्वल्स टू PV/RT। आपको यूनिट भी कन्वर्जन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे atm में, यहाँ पे लीटर में, यहाँ पे केल्विन में है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को रखेंगे। 5 हो गया, लीटर में हो गया दोस्तों आपका 10। उसके बाद R की वैल्यू को मैंने बताया था आपसे लगभग 1/12 के इक्वल रखेंगे, और ये हो गया 360, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्चुअली में 5/3, मतलब हो गया ये आपका 1.66। तो नंबर आप मोल आपका यहां से क्या आ गया दोस्तों, 1.66 के करीब आ गया। तो यहां पे तो चलिए ये चीजें आपको गिवन थी, लेकिन अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये आपका गैसियस सैंपल है, तो कह रहा है कि एट STP the volume of gas is, ये हो गया आपका कहा कि 44.4 लीटर। तो कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए आपको केवल और केवल क्या गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, न तो प्रेशर गिवन है, न टेम्परेचर गिवन है। तब दोस्तों आप कैसे मोल फाइंड आउट करोगे, उसके लिए केवल एक चीज आपके पास यहाँ पे गिवन है कि एट STP। तो एट STP, कभी कभी इसी को कह देता है दोस्तों एट NTP,
तो क्वेश्चन देखिए कैसे आपसे पूछ सकता है। नंबर ऑफ मोल्स कहेगा कि या तो आपको प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम दे देगा, या फिर वॉल्यूम केवल दे देगा, न तो आपको टेम्परेचर देगा न प्रेशर देगा, और केवल आपसे कह देगा कि एट एसटीपी या एट एनटीपी। तो एसटीपी एनटीपी हमारी कंडीशंस क्या होती है, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में आपकी एसटीपी कंडीशन क्या होती है और आपकी एनटीपी कंडीशन क्या होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे एसटीपी कंडीशन कि एक्चुअल में एसटीपी। तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है सॉरी। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारा प्रेशर होता है वो माना जाता है 1 atm। स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है आपका 1 atm, जो टेम्परेचर है आपका उसको माना जाता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और यदि मैं मोलर वॉल्यूम की बात करूं, मोलर वॉल्यूम की जो अभी मैं फाइंड आउट करके दिखाऊंगा अभी, मोलर वॉल्यूम का मतलब कि उस गैस के 1 मोल का यदि वॉल्यूम हम फाइंड आउट करें तो ये लगभग होता है 22.4 लीटर। तो ये दोस्तों आपकी कंडीशन है किसकी, एसटीपी की। इस चीज को मैं अभी आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा कि मोलर वॉल्यूम को आप कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। अब आपके पास एक और चीज मैं बता दूं कि जो एनटीपी था आपका, एक्चुअल में एनटीपी क्या था। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों आप लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको दोस्तों हम क्या मानते हैं, 1 atm ही मानते हैं। लेकिन याद रहे यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 293 केल्विन। ध्यान रहे ये बात। तो इसमें टेम्परेचर दोस्तों आपका क्या हो गया, केवल चेंज हो गया। और यदि मोलर वॉल्यूम की बात करें, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो मोलर वॉल्यूम दोस्तों जो होगा आपका वो एक्चुअल में आपका होगा, मोलर वॉल्यूम आपका हो जाएगा यहाँ पे 24.2 लीटर। देखिए यहाँ पे मोलर वॉल्यूम भी आपका चेंज हुआ और आपका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। बहुत थोड़ा सा का डिफरेंस टेम्परेचर में, तो चलिए फिर भी आपके रूम टेम्परेचर तक का डिफरेंस है 0 से 20, लेकिन टेम्परेचर आपका सेम, सॉरी प्रेशर आपका सेम है, और वॉल्यूम में भी आपके लगभग 2 लीटर तक का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कंडीशन जो एसटीपी है और ये एनटीपी है। तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर आपके ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर आपके ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। आप एसटीपी दिया तो प्रेशर को 1 atm मानेंगे और टेम्परेचर को 273 केल्विन मानेंगे, और एनटीपी दिया तो प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर आपका क्या होगा 293 केल्विन। तो ये हो गया आपका एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। अब आइए हम एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पे किसी गिवन वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या बनेगा। तो हम बात करेंगे यहां पे एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन के लिए दोस्तों आपका पी हो गया 1 atm सॉरी, जो टी हो गया आपका 273 केल्विन हो गया आपका। आर तो जो होगा आपका वो दोस्तों आपको पता ही है कि ये होगा 1/12 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। अब यदि आपसे कह दे कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस है आपका वो क्या है, वी लीटर, तो कहेगा कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो एसटीपी कंडीशन में दोस्तों इतनी चीजें तो हमको पता चल गई कि एसटीपी की बात चल रही थी। अब वॉल्यूम यदि वी लीटर है तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का दोस्तों आपके पास फार्मूला होता है N =
PV अपॉन RT। P की वैल्यू तो हो गई हमारी 1 ATM, V एज इट इज आपका रहने वाला है। R की वैल्यू दोस्तों आपकी होगी 1 अपॉन 12, और जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर है वो हो गया 273 केल्विन। अब यदि आप इसको फाइंड आउट करना चाहें तो यदि इससे इसको कैंसिल करें तो लगभग आपका होता है 22.4, यह जाएगा आपका लगभग 22.4, और ये हो गया आपका N। तो इस चीज को आप लोग समझेंगे और याद रखेंगे। यहां पे देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस 20 लीटर गिवन था। एसटीपी कंडीशन के बारे में बात किया तो हमको पता था कि एसटीपी का मतलब प्रेशर 1 एटीएम होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। यदि ये प्रेशर को एटीएम में, टेम्परेचर को केल्विन, वॉल्यूम को लीटर में लिए तो आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की होती है 0.0821, या उसी को 1/12 बोल देते हैं। तो यहां से हमने इस फार्मूले को लगाया और फार्मूले को लगा करके देखा कि ये जो हमारा फार्मूला था वो फार्मूले से एक्चुअल में जो एन की वैल्यू आई एसटीपी पे वो आ गई आपकी N इज इक्वल्स टू V/22.4। तो ये आपका हो गया एक ओवरऑल फार्मूला। तो इस चीज को हमने देख लिया कि यदि एसटीपी पे किसी गैस के वॉल्यूम को दिया गया है और पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कीजिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपके पास एक मैं क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन है आपका कि एट STP the volume of a gas is 67.2 लीटर। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा, कहा कि एसटीपी पे किसी गैस के जो वॉल्यूम है वो है 67.2 लीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास फार्मूला यहीं पे पड़ा हुआ है। यदि आपसे एसटीपी कंडीशन दोस्तों दे दे तो आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, N इज इक्वल्स टू गैसों के वॉल्यूम के लिए, गैसों के मोल के लिए N इज इक्वल्स टू V गिवन, ये भी किस में होना चाहिए आपका लीटर में, अपॉन 22.4। तो V आपका जो यहाँ पे गिवन है वो वॉल्यूम एक्चुअल में है 67.2 लीटर, और अपन ये तो हो ही गया आपका 22.7। ये भी एक्चुअल में आपका लीटर में ही होता है क्योंकि यही इसका होता है मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। इसी को मैंने आपसे भी बताया था। तो यदि आप 22.4 यदि यहां से इसको कैंसिल आउट करना चाहे तो आप देखेंगे कि ये 3 बार में कैंसिल होगा। इसका मतलब कि जो इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो कितने मोल्स आ गए दोस्तों, 3 मोल। तो ये आपने देखा कि गैसों के मोल्स को कैलकुलेट करना है। यदि एसटीपी एनटीपी कंडीशन दी हुई है तब तो प्रेशर टेम्परेचर आपके अंडर स्टूड होते हैं, और यदि नहीं गिवन है तो जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसको इस आइडियल गैस इक्वेशन में रखेंगे और तुरंत क्या कर लेंगे दोस्तों, फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखना है यूनिट्स का कि प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, वॉल्यूम आपका लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, तभी जाकर के आप जो यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू है उसको 1/12 या 0.0821 रख सकते हो। अब आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन बिल्कुल लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए कि एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड। एक और खास बात आपसे बता दें कि वेरियस नेम ऑफ मोल्स, मोल को और भी कई नामों से जाना जाता है, तो उस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोल को हम बोलते हैं ग्राम एटम, या इसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, या इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ग्राम आयंस। तो आप लोग इसके नेम को बहुत बखूबी याद रखेंगे। ये बार बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। यदि नेम में आपने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया और यदि नेम ही इसका भूल गए तो आप क्वेश्चन कतई एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ये जो आपका ग्राम एटम है ये हो गया आपका फार एटम, ये हो गया आपका फार मॉलिक्यूल, और ये दोस्तों किसके लिए है, आयंस के लिए।
तो जैसा आपका क्वांटिटी दिया हो, इंटिटी दिया हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका नेम यूज होगा। यदि एटम्स का दिया होगा तो ग्राम एटम पूछ रहा होगा। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, इफ द नंबर ऑफ ग्राम एटम is 5 for सोडियम क्लोराइड या X, नंबर ऑफ ग्राम एटम is 5 for X and volume at STP is 44.8 लीटर। तो कहेगा कि फाइंड द एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यदि ये आपका X कोई एटम होगा तो एटॉमिक मास कहेगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास कहेगा। तो कहेगा फाइंड आउट द एटॉमिक ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ X। तो ये X के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बारे में पूछ रहा है। यदि इसका मास दिया है और इसका क्या दिया है, एसटीपी पे वाले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे। नंबर ऑफ मोल्स होता है, चूंकि यहाँ पे इसका ग्राम एटम के बारे में भी दिया हुआ है, तो इसके ग्राम एटम को भी दोस्तों आप लोगों ने जान लिया कि इसका ग्राम एटम एक्चुअल में क्या है। यदि मैं इसका बात करूं कि मास, तो चलिए इसका मास तो आपका गिवन ही है। साथ ही साथ एक और चीज आपसे किया हुआ है, मास, सॉरी मास इसका गिवन नहीं है। इससे आपका क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। साथ ही साथ आपको दिया क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिज को दे दिया है। सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा ये एक्चुअल में नहीं होगा। ये इसका दे दिया कि फॉर X, कि if the number of gram atom is 5 for X and its mass is 10 ग्राम, ये आपका क्या है, गिवन है। तो पूछ रहा है कि फाइंड मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। यदि आपसे पूछे तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स आपके होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, n इज इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर जो मास आपका होता है। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स बोलिए या नंबर ऑफ ग्राम एटम, चूंकि आपका ये ग्राम एटम दिया है, इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे होगा क्या चीज दोस्तों, आपका एटॉमिक। तो इसका मतलब कि यदि नंबर ऑफ ग्राम एटम दिया है तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स 5 है। इसका मास आपसे कह रहा है कि 10 है। तो पूछ रहा है आपसे इसका ग्राम एटॉमिक मास, या इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से एटॉमिक मास। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका एटॉमिक मास होगा वो एक्चुअल में होगा 10/5 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। तो यहाँ से इसका एटॉमिक मास के बारे में पता चल गया कि इसका एटॉमिक मास कितना आ गया दोस्तों, आपका 2 ग्राम आ गया। एक्चुअल में ये ग्राम एटॉमिक मास होता है। जो ये आप एटॉमिक मास को रखते हो, ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट आपका होता है। अब इस पे दोस्तों आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी ईयर आए हुए हैं आपके। तो उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखता हूं, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखना उन्हें। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले पॉज करके खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। एक बार आप उसको क्रॉस चेक कर लेना।
तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड आउट द ग्राम एटॉमिक मास, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, फाइंड आउट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट। किसी गिवन एलिमेंट के लिए ग्राम एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है और इस गिवन एलिमेंट के लिए एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ आपका नंबर ऑफ एटम्स और इसके वेट जो कि ग्राम में है, इसका मतलब कि ग्राम एटॉमिक वेट के बारे में बात किया गया है। ऑप्शंस इसके दिए गए हैं कि इसका ग्राम एटॉमिक जो मास होगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा या 20, 30, जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गिवन क्या क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट करना है दोस्तों आपको ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास इन ग्राम। आपको इसका वेट दिया गया है किसमें, ग्राम में, और आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए गए। तो सबसे पहले इन दोनों में हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होगा। आपको पता होगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स आपके होते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ एटम्स वो इक्वल आपके होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। कि यदि कहीं आपको गैसों के मोल्स दे दिए गए और पूछा गया कि उस मोल में एक्चुअल में कितने एटम आपके होंगे, तो आप करोगे क्या कि उस नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि एक मोल में आपको पता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं। तो यदि आपके एक्स मोल दे दिए जाए तो उसमें कितने होंगे, तो उस एवोगैड्रो नंबर में नंबर ऑफ मोल से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे दोस्तों, मिल जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स के बारे में यदि बात किया जाए तो जो नंबर ऑफ मोल्स आपके एक्चुअल में होते हैं वो दोस्तों आपके होते हैं मास अपॉन एटॉमिक मास, ये होता है ग्राम में, और ये भी एक्चुअल में किसमें होता है दोस्तों, आपका ग्राम में होता है, इनटू व्हाट, आपका Na। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों क्या चीज कि ग्राम एटॉमिक मास आपका यहाँ पे क्या होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में यदि आपसे पूछे और आपको यदि इसमें बताना हो कि एक्चुअल में इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप यहां से देखिए आपको दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पे दोस्तों आपका एटॉमिक मास इन ग्राम, मतलब ग्राम एटॉमिक मास। ये वेट है ग्राम में, या इसको बोल सकते हैं मास है किसमें दोस्तों, आपका ग्राम में। तो ये जो आपको स्लोप दिख रही है दोस्तों, ये एक्चुअल में आपकी जो स्लोप होगी वो स्लोप होगी आपकी y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वेट ग्राम में बोल सकते हैं या मास ग्राम में इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब कि मास ग्राम में बोलिए, वेट ग्राम में बोलिए, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसको यदि आप यहां पे लेके आने की कोशिश करो दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स अपॉन हो जाएगा यहाँ पे मास ग्राम में इज इक्वल्स टू Na बाई, ये हो गया, इसी को बोल दीजिए आप लोग ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट। अब ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स और ये हो गया मास, और यही चीज आपकी स्लोप किसने की इक्वल थी, 3 इंटू 10 टू द पावर 22, इसी को हमने इसके इक्वल कर दिया, इज इक्वल टू ये दोस्तों आपका हो गया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन व्हाट दोस्तों, ये एन है, सॉरी, ये हो गया आपका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहां से यदि आप फाइंड आउट करना चाहें कि ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ, तो इसको आप नीचे लेकर के आओगे, तो नीचे लेकर के आएंगे तो एक्चुअल में हो जाएगा दोस्तों आपका 60.23 अपॉन 3। इससे जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये एक्चुअल में आपका आ जाएगा लगभग के 20 के, और 20 आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग 20 आपका ऑप्शन आया। तो आप एक बार फिर से इसको देख लें कि नंबर ऑफ एटम्स और वेट के बीच में आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसकी स्लोप जो होगी y अपॉन x होगी। y अपॉन x का मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स अपॉन ये वेट होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वेट। अब चूंकि हमको ग्राम एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, इससे हम क्या रिलेशन मिल सकता है, तो हमको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स आपके होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके होते हैं कि जो मास आपका गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू Na। चूंकि हमको ग्राफ से दिख रहा है कि दिस अपॉन दिस की वैल्यू दी हुई, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पीछे भेजा और इसकी वैल्यू को सीधे रख दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 22, और ये हो गया आपका Na, क्योंकि ये फार्मूला था। ग्राम एटॉमिक मास जो आपका था नीचे था, यहाँ से हमने ग्राम एटॉमिक मास को क्या कर लिया दोस्तों, फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यदि यहाँ पे मैं बात करूं तो कह रहा है कि मास ऑफ 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन सल्फर डाइऑक्साइड। तो यदि आपको नंबर ऑफ
एटम्स इन सल्फर डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में यदि एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ, चूंकि ये आपका मॉलिक्यूल था तो ये यहाँ पे क्या आएगा आपका मॉलिक्यूल। अब चूंकि आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स को कंटेन कर रहा है दोस्तों, 3 एटम्स को, तो स्मॉल n इंटू Na मॉलिक्यूल्स कितने कंटेन करेंगे, तो हमको 3 से क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा मॉलिक्यूल्स निकल के, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए क्या होगा आपका मॉलिक्यूल्स। तो क्या फाइंड आउट करना था, उस चीज को हमने देखा। अब यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप, ये नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए तो ये चाहिए आपका मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। तो चूंकि इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 32 प्लस 2 इंटू 16 इंटू ये हो गया दोस्तों आपका Na इंटू ये क्या हो गया दोस्तों आपका 3। इसका मतलब कि अब आपको मास चाहिए, लेकिन इसका मास आपको मिलेगा कहां से, कह रहा है कि मास ऑफ 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब कि मास आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा फॉर CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको दिया गया है, ये हो जाएगा आपका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये हो गया V अपॉन 22.4, क्योंकि ये भी आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये भी आपका नंबर ऑफ क्या होता है, मोल्स होता है। अब चूंकि आपको मास के बारे में नहीं पता है तो यही मास आपको फाइंड आउट करना है, मास अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया दोस्तों क्या हो गया आपका 44। चूंकि इसका जो वॉल्यूम है वो दिया गया है आपको 5.6 अपॉन ये क्या हो गया 22.4। इससे दोस्तों ये 4 टाइम्स में आपका कट जाएगा, या आपका 11 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब कि जो मास आ गया वो कितना आ गया 11 ग्राम। अब 11 ग्राम मास आ गया तो इसी 11 ग्राम मास को क्या करेंगे, यही सब इस सल्फर डाइऑक्साइड के मास के इक्वल है। इसका मतलब 11 अपॉन हो गया, ये आपका हो गया 32 हो गया आपका 64 इंटू ये हो गया दोस्तों आपका Na इंटू 3। तो एक्चुअल में आपके इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए किसमें, इस सल्फर डाइऑक्साइड में। तो हमने देखा कि कैसे एक गिवन आपके पास सैंपल था, उस गिवन सैंपल के मास से दूसरे सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स थे, उस चीज को हमने क्या किया दोस्तों, फाइंड आउट करा हुआ है। तो ये था हमारा ओवरऑल एक आपका डिटेल स्टडी नंबर ऑफ मोल्स पे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अब आने वाले अपने सेशन में आपको एक छोटा सा लेक्चर देंगे जिसमें हम आपको मोल्स पे केवल क्वेश्चंस की क्या कराएंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करवाएंगे। उस प्रैक्टिस से आप लोगों को काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, और वहां पे डाउट में आपका यथासंभव जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि क्लियर कर दूं। थैंक यू।